हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जो कहते हैं असल में वैसा क्यों नहीं करते? क्यों महान महान नेता, दार्शनिक और यहां तक कि हम और आप भी अपने फैसलों के पीछे की असली वजह कुछ और बताते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी पूरी इंसानियत के पीछे कुछ ऐसे गहरे और छिपे हुए नियम काम कर रहे हैं जिन्हें हम देख तो नहीं पाते पर महसूस हर पल करते हैं? आज हम एक ऐसी ही ऑडियो बुक की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दिमाग के तार हिलाकर रख देगी। हम बात करने वाले हैं महान इतालवी विचारक विल्फ्रेडो पारेतो की सबसे महत्वपूर्ण किताब द माइंड एंड सोसाइटी की। ये कोई आम किताब नहीं है। ये समाज और इंसानी दिमाग का एक ऐसा गहन विश्लेषण है जो हमें उन सच्चाइयों को दिखाता है जिनसे हम अक्सर मुंह फेर लेते हैं। पारेतो एक ऐसे जीनियस थे जिन्होंने हमें बताया कि इंसानियत के ज्यादातर काम तर्क और बुद्धि से नहीं, बल्कि गहरी छिपे हुई भावनाओं और सहज प्रवृत्तियों से चलते हैं। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे उन छिपी हुई शक्तियों को पहचानें, कैसे समझें कि दुनिया असल में कैसे चलती है और कैसे आप इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। एक बात पहले ही बता दूं, ये ऑडियो बुक काफी लंबी और गहरी होने वाली है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वीडियो को पहले ही कहीं साझा कर लीजिए या सेव कर लीजिए, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटे छोटे हिस्सों में अंतराल ले लेकर आराम से सुन सकें। ये ज्ञान की एक ऐसी खुराक है जिसे धीरे धीरे और समझ समझ कर लेना जरूरी है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जिसके बाद आप दुनिया को और शायद खुद को भी पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। अध्याय नंबर 1, वो इंसान जिसने पर्दे के पीछे देखा। क्यों इंसान जो कहता है वो करता नहीं? चलिए शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसने समाज को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया, विल्फ्रेडो पारेतो। सोचिए, एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करता, बल्कि बीमारी के मूल कारण तक पहुंचता है। पारेतो समाज के वैसे ही डॉक्टर थे। 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में, जब ज्यादातर विचारक ये मानकर चल रहे थे कि इंसान एक तार्किक प्राणी है जो सोच समझकर अपने फायदे के लिए फैसले लेता है, पारेतो ने इस धारणा को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ये सब ऊपरी बातें हैं, एक दिखावा है। असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है, पर्दे के पीछे। और यही वो पर्दा है जिसे पारेतो ने उठाने की हिम्मत की। पारेतो ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब खोजने में लगा दी कि अगर इंसान तार्किक नहीं है तो फिर क्या है? वो कौन सी शक्तियां हैं जो उससे वो सब करवाती हैं जो वो करता है? क्यों क्रांतियां होती हैं? क्यों सरकारें गिरती और बनती हैं? क्यों कुछ लोग अमीर होते जाते हैं और कुछ गरीब रह जाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब, उन्होंने कहा, हमें इंसानी भाषणों, किताबों या कानूनों में नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमें इंसानी कामों के पीछे छिपे उन गैर तार्किक भावनात्मक कारणों को समझना होगा जिन्हें हम खुद भी नहीं पहचानते। पारेतो का सबसे मुख्य योगदान था उनका लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी तर्क और प्रयोग पर आधारित तरीका। उन्होंने कहा कि समाज को समझने के लिए हमें दार्शनिकों की तरह हवा में बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह सबूतों को देखना चाहिए। और सबूत क्या थे? इतिहास, इंसानी व्यवहार, सामाजिक घटनाएं। उन्होंने इतिहास को एक विशाल प्रयोगशाला की तरह देखा, जहां इंसानियत ने हजारों सालों तक अलग अलग प्रयोग किए हैं। उन्होंने देखा कि चाहे रोम का साम्राज्य हो या फ्रांस की क्रांति या उनके अपने समय का इटली, इंसानों के काम करने के पैटर्न में एक अजीब सी समानता थी। लोग बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते थे, स्वतंत्रता की, समानता की, न्याय की, भगवान की, लेकिन उनके काम उन बातों से मेल नहीं खाते थे। उनके काम किसी और ही धुन पर नाच रहे थे। पारेतो ने इसी धुन को थामने की कोशिश की। उन्होंने हमें एक नया चश्मा दिया जिससे हम लोगों के शब्दों के पार उनके कामों की असली वजहों को देख सकते हैं। ये एक ऐसी खोज थी जो बहुतों को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये हमारे बुद्धिमान और सभ्य होने के अभिमान पर सीधा प्रहार करती थी। ये हमें बताती थी कि हम जितना खुद को समझते हैं उससे कहीं ज्यादा आदिम और भावनाओं से चलने वाले जीव हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक जासूस हैं और आपको एक बहुत ही गहन केस सुलझाना है। आप हर किसी से पूछताछ कर रहे हैं,
हर कोई आपको एक कहानी सुना रहा है, एक तर्क दे रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। एक कहता है मैंने ये देश के लिए किया, दूसरा कहता है ये मेरे धर्म का आदेश था, तीसरा कहता है ये परिवार की इज्जत का सवाल था। अगर आप एक साधारण जासूस हैं तो आप उनकी कहानियों में ही उलझ कर रह जाएंगे, लेकिन अगर आप पारेतो की तरह सोचते हैं तो आप इन कहानियों को एक तरफ रख देंगे। आप पूछेंगे ठीक है, ये तो वो है जो तुम कह रहे हो, पर तुमने असल में किया क्या? तुम्हारे एक्शन का पैटर्न क्या है? पारेतो ने यही किया। उन्होंने समाज के हर किरदार से, हर संस्था से यही सवाल पूछा। उन्होंने धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, परिवार, हर चीज को इसी नजरिए से देखा और उन्होंने पाया कि इन सभी किरदारों के पीछे की जो असली प्रेरणा थी वो तर्क नहीं बल्कि कुछ गहरी जन्मजात भावनाएं थीं। उन्होंने इन भावनाओं को रेसिड्यूज या अवशेष का नाम दिया। ये वो चीजें हैं जो इंसान के अंदर हमेशा से मौजूद रही हैं, जैसे भूख, प्यास या आत्मरक्षा की भावना। ये समझना हमारे लिए आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी है। आज हम सूचनाओं के महासागर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, विज्ञापन, हर कोई हमें कुछ न कुछ बताने की, समझाने की और यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई अपने एक्शन को एक खूबसूरत तर्क का लिबास पहनाकर पेश कर रहा है। कोई पर्यावरण बचाने के नाम पर आपको कुछ बेच रहा है, तो कोई राष्ट्रवाद के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है। पारेतो हमें सिखाते हैं कि इस शोर में सच्चाई को कैसे खोजा जाए। वो हमें कहते हैं कि शब्दों के इस माया जाल में मत उलझो, देखो कि वो असल में कर क्या रहे हैं। उनकी नीतियां, उनके फैसले, उनके काम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या उनका काम उनके शब्दों से मेल खाता है? ज्यादातर मामलों में आपको जवाब नहीं में मिलेगा और यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। जब आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि लोग कहते क्या हैं और करते क्या हैं, तो आप समाज के खेल को समझने लगते हैं। आप उन अदृश्य धागों को देखने लगते हैं जिनसे पूरी दुनिया की कठपुतलियां नाच रही हैं। पारेतो का यह नजरिया एक तरह से क्रांतिकारी था। उन्होंने समाज शास्त्र को अटकलों और सिद्धांतों के बादलों से निकालकर जमीन पर स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इंसान को वैसा नहीं देखना चाहिए जैसा उसे होना चाहिए, बल्कि वैसा देखना चाहिए जैसा वो असल में है। और इंसान असल में एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर भावनाओं का एक उबलता हुआ ज्वालामुखी है और उसने उस ज्वालामुखी के ऊपर तर्क और सभ्यता की एक पतली सी परत बिछा रखी है। ज्यादातर समय ये परत काम करती है, लेकिन जब भी कोई अहम घटना होती है, कोई संकट आता है, तो ये परत टूट जाती है और अंदर का लावा बाहर आ जाता है। यही लावा क्रांतियों को जन्म देता है, यही लावा युद्ध करवाता है और यही लावा समाज में विशाल बदलाव लाता है। पारेतो का काम हमें इसी लावे के स्वभाव को समझाता है। वो हमें बताते हैं कि ये लावा किन चीजों से बना है और ये कब और क्यों फट सकता है। इस ऑडियो बुक की आगे की यात्रा में हम पारेतो के दिए हुए इसी चश्मे का इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि वो कौन सी भावनाएं हैं, वो कौन से रेजिड्यूज हैं जो हमारे हर फैसले को नियंत्रित करते हैं। हम ये भी समझेंगे कि फिर हम इतने तर्क, इतने सिद्धांत, इतनी फिलॉसफी क्यों बनाते हैं, जिन्हें पारेतो डेरिवेशंस कहते हैं। ये पूरी यात्रा एक जासूसी की तरह होगी, जिसमें हम इंसानी मन और समाज की सबसे गहरी परतों को एक एक करके खोलेंगे। पर एक सवाल मैं आपके लिए रख कर जा रहा हूं। अगर हमारे ज्यादातर फैसले भावनाओं पर आधारित होते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि तर्क और बुद्धि का कोई मोल ही नहीं है? क्या हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारी सोचने समझने की शक्ति सब व्यर्थ है? या फिर इसका कोई और, इससे भी गहरा मतलब है? इस सवाल का जवाब हमें पारेतो की सोच के और अंदर ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं? क्योंकि असली राज तो अब खुलना शुरू होगा हमारे अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे हमारे दो दुनियाओं की, एक तार्किक और दूसरी गैर तार्किक। अध्याय नंबर 2, दुनियाएं, तार्किक और गैर तार्किक कर्म। हमारे हर फैसले के पीछे का वो राज जिसे हम खुद नहीं जानते। पिछले अध्याय में हमने विल्फ्रेडो पारेतो और उनके क्रांतिकारी नजरिए से एक छोटी सी मुलाकात की। हमने जाना कि कैसे उन्होंने हमें इंसानी व्यवहार को शब्दों से नहीं बल्कि कामों से आंकने की सलाह दी। अब हम उनकी सोच में एक कदम और गहरा उतरने वाले हैं और उनके सबसे बुनियादी लेकिन सबसे शक्तिशाली विचार को समझने वाले हैं, और वो है तार्किक और गैर तार्किक कर्मों के बीच का अंतर। ये एक ऐसा विचार है जो पहली बार में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी गहराइयों को समझेंगे
तो आपको महसूस होगा कि यह आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया परिवर्तित कर सकता है। पारेतो ने कहा कि इंसान के सभी कामों को हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है लॉजिकल एक्शन यानी तार्किक कर्म, और दूसरी, जो कि कहीं ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है, वो है नॉन लॉजिकल एक्शन यानी गैर तार्किक कर्म। यहीं पर पूरा खेल छिपा हुआ है। ज्यादातर लोग और यहां तक कि महान विचारक भी ये मानते हैं कि इंसान ज्यादातर तार्किक काम ही करता है, लेकिन पारेतो ने कहा यह सबसे अहम भ्रम है। सच्चाई इसके ठीक उलट है। हमारी जिंदगी का 90% से भी ज्यादा हिस्सा गैर तार्किक कर्मों से भरा हुआ है। तो पहले यह समझते हैं कि पारेतो के अनुसार तार्किक कर्म क्या है। एक कर्म को तार्किक होने के लिए दो शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, उसका मकसद कर्ता के दिमाग में एकदम साफ होना चाहिए, और दूसरी, उस मकसद को पाने के लिए जो साधन या तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो असल में उस मकसद को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। और ये बात सिर्फ कर्ता को ही नहीं, बल्कि एक बाहरी जानकार व्यक्ति को भी सही लगनी चाहिए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक पुल बनाना है। आपका मकसद साफ है, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना। इसके लिए आप इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, सही मटेरियल चुनते हैं और एक मजबूत पुल बनाते हैं। यहां आपका मकसद और साधन दोनों तार्किक रूप से संबंधित हैं। एक इंजीनियर भी आकर देखेगा तो कहेगा कि हाँ, यह तरीका सही है और इससे मकसद पूरा होगा। यह एक शुद्ध तार्किक कर्म है। इसी तरह जब एक व्यापारी बाजार का विश्लेषण करके कहीं पैसा लगाता है या एक डॉक्टर बीमारी के लक्षण देखकर सही दवा देता है, तो ये सब तार्किक कर्मों की श्रेणी में आते हैं। इन कर्मों में भावना की कोई जगह नहीं होती। यहां सिर्फ तथ्य, आंकड़े और कारण परिणाम का संबंध होता है। लेकिन अब उस दुनिया में आते हैं जहां हम अपनी ज्यादातर जिंदगी जीते हैं, गैर तार्किक कर्मों की दुनिया। पारेतो ने कहा कि गैर तार्किक कर्म वो होते हैं जिनमें मकसद और साधन का तार्किक संबंध या तो होता ही नहीं है, या फिर वो सिर्फ कर्ता के दिमाग में होता है, असलियत में नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कर्म बेवकूफी भरे या बिना किसी वजह के होते हैं। नहीं, इनके पीछे भी बहुत मजबूत वजहें होती हैं, लेकिन वो वजहें तार्किक नहीं, बल्कि भावनात्मक, इंस्टिंक्टिव या सामाजिक होती हैं। चलिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में सूखा है और लोग बारिश के लिए एक विशेष प्रकार की पूजा या अनुष्ठान कर रहे हैं। यहां मकसद साफ है, बारिश करवाना। लेकिन क्या उस मकसद को पाने का जो साधन है, यानी पूजा, वो तार्किक रूप से बारिश करवा सकता है? विज्ञान के नजरिए से देखें तो नहीं। एक बाहरी जानकार, जैसे कि एक मौसम वैज्ञानिक, कहेगा कि पूजा और बारिश में कोई सीधा कारण परिणाम का संबंध नहीं है। तो पारेतो के अनुसार ये एक गैर तार्किक कर्म है। करने वाले को लग सकता है कि वो तार्किक काम कर रहा है, उसे अपनी पूरी आस्था हो सकती है, लेकिन बाहरी वास्तविकता में वो साधन उस मकसद को पूरा नहीं करता। अब इस उदाहरण को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित मत रखिए। पारेतो कहते हैं कि हमारी राजनीति, हमारे सामाजिक रीति रिवाज, हमारी नैतिकता, हमारे प्यार और नफरत के रिश्ते, ये सब के सब गैर तार्किक कर्मों से भरे हुए हैं। जब हम किसी राजनीतिक पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट देते हैं क्योंकि हमारे परिवार वाले हमेशा से उसे ही वोट देते आए हैं, तो ये एक गैर तार्किक कर्म है। यहां तर्क नहीं, बल्कि परंपरा और अपने समूह के प्रति वफादारी की भावना काम कर रही है। जब कोई सैनिक युद्ध में अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो कोई गणित नहीं लगा रहा होता कि इससे उसे व्यक्तिगत रूप से क्या फायदा होगा। वो देशभक्ति या कर्तव्य जैसी एक शक्तिशाली भावना से प्रेरित होता है। ये भी एक गैर तार्किक कर्म है। जब हम किसी खास ब्रांड के वस्त्र या फोन खरीदते हैं ताकि हम एक खास सामाजिक समूह का हिस्सा लगें, तो हम कोई तार्किक फैसला नहीं ले रहे होते। हम अपनी पहचान और सामाजिक स्वीकृति की भावना को संतुष्ट कर रहे होते हैं। ये लिस्ट अंतहीन है। हमारे सुबह उठकर नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहने से लेकर वैवाहिक रस्मों तक हमारे ज्यादातर काम इसी श्रेणी में आते हैं। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि लोग तार्किक हैं, तो हम उन्हें समझने में बहुत अहम गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को अच्छे तर्क देंगे, अच्छे सबूत दिखाएंगे, तो वो हमारी बात मान जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप किसी कट्टर राजनीतिक समर्थक को कितने भी आंकड़े दिखा दीजिए, वो अपनी पार्टी की बुराई नहीं मानेगा। आप किसी से उसकी गहरी धार्मिक आस्था पर सवाल कीजिए, वो तर्कों से नहीं बल्कि भावनाओं से जवाब देगा।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनके गैर तार्किक विश्वासों की दुनिया में तार्किक हथियारों से संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये संघर्ष आप कभी नहीं जीत सकते। पारे तो हमें सिखाते हैं कि अगर आपको किसी इंसान या समाज को समझना है या उसे प्रभावित करना है, तो आपको उसके तर्कों को नहीं, बल्कि उन गैर तार्किक भावनाओं को समझना होगा जो उसके व्यवहार को चला रही हैं। एक सफल राजनेता, एक सफल मार्केटर या एक सफल लीडर, ये सब अनजाने में या जानबूझकर पारेतो के इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। वो आपके तर्क से नहीं, आपकी भावनाओं से बात करते हैं। वो आपकी सुरक्षा की भावना, आपकी पहचान की भावना, आपकी किसी समूह से साथ आने की भावना को निशाना बनाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत अहम सवाल उत्पन्न होता है। अगर हमारे ज्यादातर काम गैर तार्किक हैं, जो गहरी भावनाओं से पैदा होते हैं, तो फिर हम इंसान हमेशा अपने कामों को सही ठहराने के लिए इतने तर्क क्यों गढ़ते रहते हैं? बारिश के लिए पूजा करने वाला इंसान भी आपको 100 वैज्ञानिक जैसे तर्क देने की कोशिश करेगा कि ये कैसे काम करता है। अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी का अंधा समर्थन करने वाला भी आपको आर्थिक और सामाजिक तर्कों की एक लंबी लिस्ट थमा देगा। ऐसा क्यों है? इंसान अपनी भावनाओं से चलता है, ये तो ठीक है, पर उसे अपने हर भावनात्मक काम पर एक तार्किक मुलम्मा चढ़ाने की इतनी जरूरत क्यों महसूस होती है? वो ये क्यों नहीं स्वीकार कर पाता कि हाँ, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरा मन कह रहा था, या ये मेरी आस्था है? हम अपनी असली प्रेरणाओं को इतने तार्किक झूठों के पीछे क्यों छिपाते हैं? क्या ये सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है, या हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं? पारेतो के अनुसार यहीं पर इंसान के दिमाग का सबसे दिलचस्प खेल शुरू होता है, और इसी खेल को समझने के लिए हमें उनके दो सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, रेजिड्यूज और डेरिवेशंस। ये वो चाबियां हैं जो इंसानी व्यवहार के हर ताले को खोल सकती हैं। वो क्या हैं? वो कैसे काम करते हैं? और कैसे वो आपकी और मेरी जिंदगी को हर पल, हर क्षण नियंत्रित कर रहे हैं? ये राज खुलेगा हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, रेजिड्यूज यानी अवशेष, आपके अवचेतन मन की वो शक्तियां जो आपकी जिंदगी चला रही हैं। पिछले अध्याय में हमने तार्किक और गैर तार्किक कर्मों के बीच के फर्क को समझा और ये जाना कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गैर तार्किक प्रेरणाओं से ही चलता है। हमने एक सवाल पर बात खत्म की थी कि अगर ऐसा है तो हम अपने हर काम को तार्किक दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें पारेतो के सबसे गहरे और मौलिक विचार की ओर ले जाता है, और वो है रेजिड्यूज या अवशेष का सिद्धांत। इसे आप इंसानी व्यवहार की गुत्थी को सुलझाने वाली मास्टर की समझ सकते हैं। पारेतो ने कहा कि जब हम इंसानों के गैर तार्किक कामों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनके पीछे कुछ स्थिर, बार बार दोहराई जाने वाली भावनाएं या इंस्टिंक्ट्स होती हैं। ये भावनाएं अलग अलग समय, अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप ले लेती हैं, लेकिन उनका मूल सार हमेशा एक जैसा रहता है। इन्हीं मूल, स्थिर और सार्वभौमिक भावनाओं को पारेतो ने रेजिड्यूज कहा। ये हमारे मन के वो गहरे प्रोग्राम हैं जो हजारों सालों के विकास के दौरान हमारे अंदर स्थापित हो गए हैं। ये वो असली क्यों हैं जिसके कारण हम कोई काम करते हैं। ये वो इंजन हैं जो हमारे जीवन के वाहन को चलाते हैं, भले ही हम स्टीयरिंग व्हील पर बैठकर खुद को ड्राइवर समझ रहे हों। पारेतो ने इन रेजिड्यूज को 6 मुख्य वर्गों में बांटा था, जिनमें से हर एक हमारी जिंदगी के किसी न किसी पहलू को नियंत्रित करता है। चलिए इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप देख सकें कि ये आपकी जिंदगी में कैसे काम कर रहे हैं। पहला वर्ग है इंस्टिंक्ट फॉर कॉम्बिनेशंस, यानी चीजों को मिलाने और कुछ नया बनाने की प्रवृत्ति। ये वो रेजिड्यू है जो इंसान को आविष्कार करने, सिस्टम बनाने और चीजों में हेर फेर करने के लिए प्रेरित करता है। जब एक वैज्ञानिक 2 केमिकल मिलाकर एक नई दवा बनाता है, जब एक बिजनेसमैन 2 आइडियाज को मिलाकर एक नया स्टार्टअप बनाता है, जब एक राजनेता अलग अलग गुटों को मिलाकर एक गठबंधन बनाता है, तो उन सब के पीछे यही रेसिड्यू काम कर रहा होता है। ये हमें आगे जाने, प्रयोग करने और यथास्थिति को परिवर्तित करने के लिए उकसाता है। जिन लोगों में ये रेसिड्यू मजबूत होता है वो अक्सर बहुत रचनात्मक, चतुर और बदलाव लाने वाले होते हैं। वो हमेशा नए रास्ते, नए समाधान और नई संभावनाओं की तलाश में रहते हैं। लेकिन यही रेसिड्यू जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसान धोखेबाज, सट्टेबाज और सिर्फ अपने फायदे के लिए सिस्टम में हेरफेर करने वाला भी बन सकता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे शक्तिशाली वर्ग पर, जो पहले वाले के ठीक उलट है। इसे पारेतो ने परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स कहा, यानी बनी बनाई चीजों, समूहों और परंपराओं को बनाए रखने की प्रवृत्ति।
ये वो रेजिड्यू है जो हमें हमारे परिवार, हमारे धर्म, हमारे देश, हमारी परंपराओं और हमारे विश्वासों से संबंधित रखता है। ये हमें स्थिरता, सुरक्षा और पहचान का एहसास देता है। जब एक इंसान कहता है, ये हमारे पुरखों की जमीन है, हम इसे नहीं त्याग सकते, या ये हमारे धर्म का नियम है, हम इसे नहीं परिवर्तित कर सकते, या मैं इस पार्टी का हूं क्योंकि मेरे पिता और दादा भी इसी के थे, तो उसके पीछे यही रेजिड्यू काम कर रहा होता है। ये हमें वफादार, स्थिर और भरोसेमंद बनाता है। जिन लोगों में ये रेजिड्यू मजबूत होता है, वो अक्सर बहुत दृढ़, ईमानदार और परंपरा का सम्मान करने वाले होते हैं। वो समाज की नींव को मजबूत बनाए रखते हैं। लेकिन यही रेजिड्यू जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इंसान कट्टर, अंधविश्वासी और किसी भी तरह के बदलाव का विरोधी बन जाता है। समाज का पूरा संतुलन इन्हीं दो रेसिड्यूज यानी बदलाव की इच्छा और स्थिरता की इच्छा के बीच के तनाव पर टिका होता है। तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग है नीड ऑफ एक्सप्रेसिंग सेंटिमेंट्स बाय एक्सटर्नल एक्ट्स, यानी अपनी भावनाओं को बाहरी कामों के जरिए प्रकट करने की जरूरत। हम इंसान सिर्फ महसूस करके चुप नहीं बैठ सकते, हम उसे दिखाना चाहते हैं। जब हम खुश होते हैं तो ताली बजाते हैं या जश्न मनाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो रोते हैं। जब हम किसी के प्रति सम्मान दिखाना चाहते हैं तो उठकर सम्मान देते हैं या झुककर प्रणाम करते हैं। ये सारे काम, जैसे धार्मिक अनुष्ठान, राष्ट्रीय पर्व पर झंडा फहराना, किसी टीम के जीतने पर जयकारे लगाना, ये सब इसी रेजिड्यू का नतीजा है। इन कामों का कोई सीधा तार्किक नतीजा नहीं होता, लेकिन ये हमारी अंदरूनी भावनाओं को एक बाहरी रूप देकर हमें संतुष्टि देते हैं और हमारे सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं। सोचकर देखिए, जब आप किसी मुश्किल में होते हैं और आपका कोई दोस्त आकर सिर्फ आपके कंधे पर हाथ रख देता है, तो उस एक स्पर्श से आपको कितनी हिम्मत मिलती है। वो स्पर्श एक बाहरी काम है जो मैं तुम्हारे साथ हूं की भावना को व्यक्त कर रहा है। ये रेजिड्यू हमारी सामाजिक जिंदगी का आधार है। चौथा वर्ग है रेजिड्यूज कनेक्टेड विथ सोशबिलिटी, यानी सामाजिकता से संबंधित अवशेष। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता। हमें एक समूह का हिस्सा बनने की, दूसरों से स्वीकृति पाने की और एक सामाजिक ढांचे में अपनी जगह बनाने की गहरी जरूरत होती है। इसी रेसिड्यू की वजह से हम समाज के नियम कायदे मानते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं और जरूरत होने पर अपने समूह के लिए त्याग भी करते हैं। लेकिन इसी रेजिड्यू का एक अंधेरा पहलू भी है। ये हमें हमारे और पराये में भेद करना भी सिखाता है। ये हमें अपने समूह के प्रति जरूरत से ज्यादा वफादार और दूसरे समूहों के प्रति नफरत या डर भी महसूस करवा सकता है। दुनिया में होने वाले ज्यादातर दंगे, नस्लवाद और कट्टरपंथ इसी रेजिड्यू के नकारात्मक रूप का नतीजा है। ये हमें एक तरफ मिलाता है तो दूसरी तरफ अलग करने का कारण भी बनता है। पारेतो के ये रेजिड्यूज हमारे व्यवहार के सॉफ्टवेयर की तरह हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे हर एक्शन को नियंत्रित करते हैं। जब आप किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं, तो उसके शब्दों पर मत जाइए, ये देखने की कोशिश कीजिए कि उसके उस काम के पीछे इनमें से कौन सा रेजिड्यू काम कर रहा है। क्या वो कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है, या वो किसी पुरानी चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो अपनी किसी गहरी भावना को व्यक्त कर रहा है, या वो अपने सामाजिक समूह में अपनी जगह पक्की कर रहा है? जब आप इस नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करते हैं, तो इंसानी व्यवहार आपको एक पहेली की तरह नहीं, बल्कि एक पैटर्न की तरह दिखने लगता है। आप समझने लगते हैं कि क्यों कुछ लोग हमेशा बदलाव की बात करते हैं और क्यों कुछ लोग हमेशा परंपरा की दुहाई देते हैं। आप समझने लगते हैं कि क्यों धर्म और राष्ट्रवाद जैसी चीजें इतनी शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वो हमारे परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स और सोशिएबिलिटी जैसे गहरे रेजिड्यूज को सीधे तौर पर अपील करती हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहां एक और अहम सवाल उत्पन्न होता है। अगर ये रेजिड्यूज, ये अंधी भावनाएं ही असली प्लेयर हैं, तो फिर तर्क, बुद्धि, दर्शन, विचारधारा, इन सब चीजों का क्या काम है? हम दिन रात जो ऊंची ऊंची बातें करते हैं, न्याय की, नैतिकता की, विज्ञान की, लोकतंत्र की, वो सब क्या हैं? अगर हमारे काम इन रेजिड्यूज से तय होते हैं, तो फिर हम इन खूबसूरत शब्दों और सिद्धांतों का जाल क्यों बुनते हैं? क्या ये सिर्फ एक धोखा है, एक सजावट है? पारेतो कहते हैं, हाँ, ये एक तरह का धोखा और सजावट ही है। और इसी सजावट को, इसी तार्किक लिबास को, जो हम अपनी भावनात्मक प्रेरणाओं को पहनाते हैं, उन्होंने एक और नाम दिया है, डेरिवेशंस।
ये वो कहानियां हैं जो हम खुद को और दुनिया को सुनाते हैं ताकि हमारे गैर तार्किक काम भी तार्किक और सम्मानजनक लगें। ये रेजिड्यूज और डेरिवेशंस का खेल ही समाज का सबसे अहम नाटक है, और इस नाटक के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण किरदार यानी डेरिवेशन से हमारी मुलाकात होगी अगले अध्याय में। तैयार रहिए उन खूबसूरत झूठों को बेनकाब करने के लिए जो हम हर रोज खुद से और दुनिया से बोलते हैं। अध्याय नंबर 4, डेरिवेशंस यानी व्युत्पन्न, वो खूबसूरत झूठ जो हम हर रोज खुद से और दुनिया से बोलते हैं। रोज खुद से और दुनिया से बोलते हैं। पिछले अध्याय में हमने रेजिड्यूज की रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाया और जाना कि ये वो गहरी स्थिर भावनाएं हैं जो हमारे ज्यादातर कामों की असली वजह होती हैं। हमने देखा कि कैसे बदलाव की इच्छा और परंपरा को बनाए रखने की इच्छा जैसी ताकतें समाज को चलाती हैं। लेकिन हमने एक सवाल रखा था, अगर हमारे काम भावनाओं से तय होते हैं तो फिर हम अपने हर काम को सही ठहराने के लिए इतने तर्क और सिद्धांत क्यों गढ़ते हैं? यहीं पर पारेटो के सिद्धांत का दूसरा हिस्सा सामने आता है, जिसे उन्होंने डेरिवेशंस या व्युत्पन्न कहा। अगर रेजिड्यूज हमारे व्यवहार का इंजन है, तो डेरिवेशंस वो खूबसूरत पेंट और डिजाइन है जो हम उस इंजन के ऊपर लगा देते हैं ताकि वो दुनिया को अच्छा और तार्किक दिखे। डेरिवेशंस वो तर्क, वो स्पष्टीकरण, वो विचारधाराएं और वो कहानियां हैं जिनका इस्तेमाल इंसान अपने गैर तार्किक कामों को एक तार्किक जामा पहनाने के लिए करता है। ये इंसान की उस गहरी जरूरत से पैदा होते हैं कि वो खुद को एक बुद्धिमान और तार्किक प्राणी के रूप में देखें, भले ही वो अंदर से भावनाओं के बवंडर से घिरा हो। पारेटो कहते हैं कि डेरिवेशंस की दुनिया रेजिड्यूज की दुनिया से बिल्कुल अलग है। रेजिड्यूज स्थिर होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं और बहुत कम परिवर्तित होते हैं। हजारों साल पहले का इंसान भी प्यार, नफरत, वफादारी और डर महसूस करता था, और आज का इंसान भी करता है। ये रेजिड्यूज हैं, लेकिन इन भावनाओं को व्यक्त करने और सही ठहराने के तरीके यानी डेरिवेशंस लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। वो समय, संस्कृति और हालात के हिसाब से नए नए रूप लेते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की संपत्ति पर कब्जा करने की इच्छा एक रेजिड्यू से आ सकती है, जिसे हम लालच कहते हैं। अब इस काम को सही ठहराने के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग डेरिवेशंस का इस्तेमाल किया गया है। एक प्राचीन कबीले का सरदार कह सकता है, हमारे देवता चाहते हैं कि हम इस जमीन पर राज करें। एक मध्ययुगीन राजा कह सकता है, ये जमीन ईश्वर ने हमें दी है और इस पर शासन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक उपनिवेशवादी ताकत कह सकती है, हम इन पिछड़े हुए लोगों को सभ्य बनाने जा रहे हैं, इसलिए इनका शासन हमारे हाथ में होना जरूरी है। और एक आधुनिक कॉरपोरेशन कह सकता है, हम यहाँ निवेश करके विकास ला रहे हैं और रोजगार पैदा कर रहे हैं, इसलिए ये जमीन हमें मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं, काम एक ही है, संपत्ति पर कब्जा करना। पीछे की भावना भी शायद वही है, लालच या शक्ति की इच्छा, लेकिन उसे सही ठहराने वाले तर्क हर बार परिवर्तित हो गए। पारेटो ने इन डेरिवेशंस को भी कई वर्गों में बांटा, ये दिखाने के लिए कि हम कितने अलग अलग तरीकों से खुद को और दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। पहला और सबसे आम तरीका है असर्शन यानी दृढ़कथन। इसमें हम बिना कोई सबूत दिए बस अपनी बात को जोर देकर कहते हैं, जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है या सारे राजनेता चोर होते हैं। हम इन बातों को एक अकाट्य सत्य की तरह पेश करते हैं और बार बार दोहराकर उन्हें सच साबित करने की कोशिश करते हैं। विज्ञापन की दुनिया इसी डेरिवेशन पर चलती है। एक प्रोडक्ट को बार बार सबसे अच्छा, सबसे भरोसेमंद कहा जाता है, जब तक कि लोग उस पर यकीन न करने लगें। दूसरा तरीका है अपील टू अथॉरिटी, यानी किसी महान नाम या किताब का सहारा लेना। जब कोई कहता है, ये बात तो फलां महान वैज्ञानिक ने कही है या ये तो हमारी पवित्र किताब में लिखा है, तो वो अपनी बात को किसी बाहरी अधिकार से संबंधित करके वजनदार बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने तर्क का बोझ खुद उठाने की बजाय किसी स्थापित सत्ता के कंधों पर डाल देता है। ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस ऊंची सत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करते। तीसरा और बहुत ही चालाकी भरा डेरिवेशन है अपील टू सेंटिमेंट्स, यानी भावनाओं को अपील करना। इसमें तर्कों की जगह लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है। जब कोई राजनेता मंच पर आकर कहता है, हमारे देश की इज्जत दांव पर है, हमारी संस्कृति खतरे में है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो वो आपके दिमाग से नहीं, आपके दिल से बात कर रहा होता है।
वो आपके अंदर के परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स और सोशियबिलिटी जैसे रेजिड्यूज को सीधे सीधे जगा रहा होता है। एक बार जब भावनाएं जाग जाती हैं तो तर्क सो जाते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रवाद, धर्म और पहचान की राजनीति इतनी शक्तिशाली होती है। वो शुद्ध रूप से डेरिवेशंस का खेल है जो हमारे गहरे रेजिड्यूज पर खेला जाता है। चौथा तरीका है वर्बल प्रूफ्स यानी शाब्दिक प्रमाण। इसमें शब्दों के माया जाल से जटिल भाषा और अस्पष्ट परिभाषाओं का इस्तेमाल करके किसी बात को सही साबित करने की कोशिश की जाती है। बहुत से अकादमिक और दार्शनिक बहसों में आपको यह देखने को मिलेगा जहां साधारण सी बात को इतने कठिन शब्दों में कहा जाता है कि वो बहुत गहरी और विद्वत्तापूर्ण लगने लगती है, भले ही उसके अंदर कोई ठोस बात न हो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमें इन डेरिवेशंस को पहचानने की जरूरत क्यों है। जरूरत इसलिए है क्योंकि हम दिन रात इन्हीं के जाल में फंसते हैं। जब हम न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या किसी से बहस करते हैं, तो हम असल में तथ्यों और तर्कों का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते, हम डेरिवेशंस का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। हर कोई अपने अंदर के रेजिड्यूज से प्रेरित होकर एक पोजीशन ले लेता है और फिर उस पोजीशन को सही साबित करने के लिए डेरिवेशंस की एक फौज बना लेता है। पारे तो हमें सिखाते हैं कि अगर आप किसी बहस को जीतना चाहते हैं या किसी मुद्दे की तह तक जाना चाहते हैं तो डेरिवेशन से मुकाबला मत कीजिए, वो तो सिर्फ धुएं का पर्दा है। असली चीज तो पर्दे के पीछे छिपे रेजिड्यूज हैं। सामने वाले के तर्कों का जवाब देने की बजाय ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो ये तर्क दे ही क्यों रहा है। उसकी असली भावना क्या है? क्या उसे किसी चीज का डर है? क्या उसे अपनी पहचान खोने का खतरा महसूस हो रहा है? क्या वो किसी समूह के प्रति अपनी वफादारी निभा रहा है? जब आप उसकी असली भावना यानी रेजिड्यू को थाम लेंगे, तभी आप उससे सही मायने में संवाद कर पाएंगे। पारेतो की ये सीख हमें एक बहुत अहम शक्ति देती है और वो है बौद्धिक स्वतंत्रता की शक्ति। जब आप डेरिवेशंस के खेल को समझ जाते हैं तो आप दूसरों के द्वारा आसानी से मैनिपुलेटर यानी अपनी बातों में लाए जाने से बच जाते हैं। आप विज्ञापनों, राजनीतिक भाषणों और प्रोपेगेंडा के पार देख सकते हैं। आप ये भी समझ पाते हैं कि आप खुद अपने साथ क्या खेल खेल रहे हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं जो ये मान रहा हूं क्या इसके पीछे कोई ठोस तर्क है, या मैं भी सिर्फ अपनी किसी गहरी भावना को सही ठहराने के लिए ये सब कहानियां कर रहा हूं। ये आत्मविश्लेषण कुछ मुश्किल और असुविधाजनक हो सकता है क्योंकि ये हमें हमारे ही झूठों का आईना दिखाता है, लेकिन यही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं का सम्मान करें लेकिन उनके गुलाम न बने। हम अपने तर्कों का इस्तेमाल करें लेकिन ये भी समझें कि हमारे तर्क कब सिर्फ हमारी भावनाओं को छिपाने का एक बहाना मात्र है। तो अब हमारे पास पारेतो के दो सबसे शक्तिशाली औजार हैं, रेजिड्यूज और डेरिवेशंस। रेजिड्यूज वो क्यों हैं जो हमें काम करने पर मजबूर करते हैं, और डेरिवेशंस वो कैसे हैं जिनसे हम अपने कामों को दुनिया के सामने पेश करते हैं। एक समाज का असली चरित्र उसके डेरिवेशंस में नहीं बल्कि उसके लोगों के सामूहिक रेजिड्यूज में छिपा होता है। लेकिन यह सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे रिश्तों में, हमारे ऑफिस में और हमारे देश की राजनीति में हर पल घटित हो रहे हैं। कैसे? हम कैसे पहचानें कि कब कोई हमसे रेजिड्यू की भाषा में बात कर रहा है और कब डेरिवेशन की? राजनीति, धर्म और बाजार के वो कौन से खेल हैं जो पूरी तरह से इसी सिद्धांत पर आधारित हैं? इन सवालों के जवाब हम खोजेंगे अपने अगले अध्याय में, जहां हम इन सिद्धांतों को असली दुनिया के उदाहरणों के साथ परखेंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि अब थ्योरी खत्म और प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। अध्याय नंबर 5, रेजिड्यूज और डेरिवेशंस असल जिंदगी में। राजनीति, धर्म और बाजार के वो खेल जिन्हें आप आज समझ जाएंगे। अब तक हमने विल्फ्रेडो पारेतो के दो शक्तिशाली औजारों रेजिड्यूज और डेरिवेशंस के बारे में सैद्धांतिक रूप से समझा है। हमने जाना कि रेजिड्यूज हमारी गहरी भावनात्मक प्रेरणाएं हैं और डेरिवेशंस वो तार्किक कहानियां हैं जो हम उन प्रेरणाओं को ढकने के लिए बनाते हैं। लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम उसे असल दुनिया में काम करते हुए न देखें। तो इस अध्याय में हम पारेतो के इस चश्मे को पहनकर अपनी रोजमर्रा की दुनिया को देखेंगे, खासकर 3 मुख्य क्षेत्रों को, राजनीति, धर्म और बाजार। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इन क्षेत्रों का पूरा ढांचा ही रेजिड्यूज और डेरिवेशंस के खेल पर टिका हुआ है। यह अध्याय आपकी आंखें खोल देगा और आपको वो चीजें दिखाएगा जो हमेशा आपके सामने थीं, पर शायद आपने कभी इस नजर से देखी नहीं।
चलिए शुरुआत करते हैं राजनीति से, जो शायद रेसिड्यूज और डेरिवेशंस का सबसे मुख्य अखाड़ा है। एक आम नागरिक के तौर पर हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम राजनीतिक पार्टियों को उनकी नीतियों, उनके आर्थिक कार्यक्रमों और उनके विकास के वादों के आधार पर चुनते हैं। ये सब क्या है? ये सब डेरिवेशंस हैं। ये वो तार्किक लगने वाली बातें हैं जो पार्टियां हमारे सामने रखती हैं। लेकिन पारेटो के अनुसार ज्यादातर लोग इन डेरिवेशंस के आधार पर वोट नहीं देते। वो वोट देते हैं गहरे रेजिड्यूज के आधार पर। एक सफल राजनेता वो नहीं है जो सबसे अच्छे तर्क देता है, बल्कि वो है जो लोगों के सबसे शक्तिशाली रेजिड्यूज को जगाना जानता है। खासकर दो रेजिड्यूज, परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स और सोशियबिलिटी। जब कोई नेता राष्ट्रवाद, देशभक्ति, हमारी संस्कृति या हमारे धर्म की बात करता है, तो वो सीधे सीधे इन्हीं रेजिड्यूज पर प्रहार कर रहा होता है। वो लोगों के अंदर अपने समूह के प्रति वफादारी और बाहरी समूह के प्रति डर या शक की भावना को तीव्र कर देता है। सोचिए, जब कोई राजनीतिक बहस होती है तो क्या होता है? एक पक्ष आंकड़े पेश करता है कि हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया। दूसरा पक्ष दूसरे आंकड़े पेश करता है कि आपकी सरकार के समय में बेरोजगारी अधिक हो गई। क्या इन आंकड़ों से किसी का मन परिवर्तित होता है? बहुत कम, क्योंकि जो समर्थक हैं वो अपनी पार्टी से एक भावनात्मक रेजिड्यू आधारित रिश्ते से संबंधित हैं। वो अपनी पार्टी को अपने परिवार या अपने कबीले की तरह देखते हैं। इसलिए वो केवल वही आंकड़े और तर्क स्वीकार करेंगे जो उनके पहले से मौजूद विश्वास को मजबूत करते हों। बाकी सब उन्हें दुश्मन का प्रोपगेंडा लगेगा। पारेटो हमें सिखाते हैं कि राजनीतिक वफादारी का आधार तार्किक नहीं, बल्कि लगभग धार्मिक होता है। ये सही या गलत के बारे में नहीं है, ये हम बनाम वो के बारे में है। अगली बार जब आप कोई राजनीतिक रैली या भाषण सुने, तो उनकी कही गई बातों पर ध्यान देने की बजाय ये देखने की कोशिश करें कि वो लोगों की कौन सी भावनाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सुरक्षा का वादा कर रहे हैं? क्या वो किसी दुश्मन का डर दिखा रहे हैं? क्या वो एक गौरवशाली अतीत की याद दिला रहे हैं? आपको पूरा खेल साफ साफ दिखाई देने लगेगा। अब आते हैं धर्म के क्षेत्र में। धर्म शायद परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली उदाहरण है। धार्मिक मान्यताएं, अनुष्ठान और परंपराएं हजारों सालों से निरंतर चली आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों की स्थिरता, पहचान और किसी अहम चीज से संबंधित होने की गहरी मानवीय जरूरत को पूरा करती है। धर्म हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं, हमें कैसे जीना चाहिए और मरने के बाद हमारा क्या होगा। ये जीवन की अनिश्चितताओं के बीच एक मजबूत सहारा प्रदान करता है। अब इन गहरी आस्थाओं को समझाने और सही ठहराने के लिए धर्मशास्त्र, पौराणिक कथाएं और दार्शनिक सिद्धांत गढ़े जाते हैं। ये सब डेरिवेशंस हैं। ये वो विस्तृत तार्किक ढांचे हैं जो उस मूल गैर तार्किक आस्था को एक बौद्धिक आधार प्रदान करते हैं। आप किसी श्रद्धालु व्यक्ति से उसकी आस्था के बारे में बहस नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके डेरिवेशंस पर हमला कर रहे हैं, जबकि उसकी आस्था उसके रेजिड्यू में निहित है। उसके लिए उसकी आस्था तर्क से परे है, और यही सच है। पारेटो धर्म की आलोचना नहीं करते, वो बस एक समाजशास्त्री के तौर पर उसके काम करने के तरीके को समझाते हैं। वो बताते हैं कि धर्म समाज में एक बहुत जरूरी काम करता है। वो है लोगों को एक दूसरे से मिलाना और एक नैतिक ढांचा प्रदान करना, जो कि सोशियबिलिटी रेजिड्यू पर आधारित है। तीसरा और सबसे दिलचस्प क्षेत्र है बाजार, यानी विपणन और विज्ञापन की दुनिया। आपको लगता है कि आप कोई चीज उसकी गुणवत्ता, जरूरत या कीमत के आधार पर खरीदते हैं। पारेटो हंसकर कहेंगे, कभी कभी, लेकिन ज्यादातर नहीं। आज का पूरा विज्ञापन उद्योग रेजिड्यूज के मनोविज्ञान पर ही आधारित है। वो आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो आपको एक भावना बेचते हैं, एक पहचान बेचते हैं। जब एक वाहन का विज्ञापन आपको घुमावदार पर्वतीय रास्तों पर तेजी से जाते हुए वाहन दिखाता है, तो वो आपको वाहन की माइलेज या इंजन क्षमता जैसे तर्कों की बात नहीं कर रहा। वो आपके अंदर की आजादी, रोमांच और शक्ति की भावना को जगा रहा है। जब एक ब्यूटी क्रीम का विज्ञापन आपको दिखाता है कि उसे लगाने के बाद युवती कितनी लोकप्रिय और आत्मविश्वासी हो जाती है, तो वो क्रीम के केमिकल फार्मूला की बात नहीं कर रहा। वो आपकी सामाजिक स्वीकृति, सुंदरता और दूसरों से बेहतर दिखने की इच्छा को निशाना बना रहा है। महंगे ब्रांड्स जैसे लग्जरी समय बताने वाले यंत्र, डिजाइनर वस्त्र या प्रीमियम स्मार्टफोन क्या करते हैं? वो आपको समय बताने या बात करने का एक उपकरण नहीं बेचते,
वो आपको स्टेटस बेचते हैं। वो इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज अपेंडेजेस नाम के रेजिड्यू का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है अपनी पहचान और हैसियत को बाहरी चीजों के जरिए दिखाने की इच्छा। जब आप वो ब्रांड खरीदते हैं तो आप असल में एक सफल और ऊंचे वर्ग का हिस्सा होने का एहसास खरीद रहे होते हैं। ये शुद्ध रूप से एक भावनात्मक खरीद है, जिसे बाद में हम इसकी क्वालिटी अच्छी है या ये लंबे समय तक चलेगा जैसे तर्कों से सही ठहराते हैं। इन तीनों उदाहरणों से एक बात साफ होती है, जो कोई भी इंसानों के विशाल समूह को प्रभावित करना चाहता है, चाहे वो राजनेता हो, धर्मगुरु हो या मार्केटर, वो कभी भी सीधे सीधे लोगों के तर्क से बात नहीं करता। वो हमेशा रेजिड्यूज की भाषा में बात करता है। वो आपकी गहरी भावनाओं, आपके डर, आपकी आशाओं और आपकी पहचान को संबोधित करता है। और एक बार जब वो भावनात्मक कनेक्शन स्थापित हो जाता है तो फिर वो आपको कोई भी तर्क दे सकता है और आप उसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे। ये जानना एक आम नागरिक के तौर पर हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें एक क्रिटिकल थिंकर, एक जागरूक उपभोक्ता और एक समझदार वोटर बनाता है। हम ये सवाल पूछना सीखते हैं, ये जो मुझसे कहा जा रहा है क्या ये सच है, या ये सिर्फ मेरी किसी भावना को भड़काने की एक कोशिश है? मैं जो ये चीज खरीद रहा हूं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, या मैं सिर्फ एक भावना खरीद रहा हूं? मैं जिसे वोट दे रहा हूं, क्या मैं उसकी नीतियों की वजह से दे रहा हूं, या सिर्फ इसलिए कि वो हम में से एक लगता है? पारेतो का ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि समाज एक बहुत ही जटिल मशीन है और इसके पुर्जे तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। लेकिन समाज में सिर्फ आम लोग और उन्हें प्रभावित करने वाले ही नहीं होते। समाज में एक और महत्वपूर्ण तत्व होता है, सत्ता यानी पावर। कुछ लोग हमेशा सत्ता में क्यों होते हैं और कुछ हमेशा शासित क्यों होते हैं? क्या सत्ता हमेशा एक ही वर्ग के हाथ में रहती है, या इसमें भी कोई बदलाव होता है? पारेतो ने इस पर भी बहुत गहरा विचार किया और एक ऐसा सिद्धांत दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि कैसे सत्ता एक वर्ग से दूसरे वर्ग के हाथ में घूमती रहती है, जिसे उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स कहा। यह सिद्धांत क्या है, कौन होते हैं ये एलाइट्स, और कैसे उनका उत्थान और पतन पूरे समाज के इतिहास को लिखता है? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें शक्ति, चालाकी और नियति का अद्भुत खेल है, और इसी खेल को हम समझेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, एलीट्स का परिसंचरण, सत्ता का उत्थान और पतन। क्यों सत्ता हमेशा परिवर्तित होती है और क्यों अमीर हमेशा अमीर नहीं रहते? पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे राजनीति, धर्म और बाजार हमारी गहरी भावनाओं यानी रेजिड्यूज पर खेले जाने वाले खेल हैं। अब हम समाज के एक और भी ज्यादा बुनियादी और शक्तिशाली पहलू पर नजर डालने जा रहे हैं, सत्ता और उसका बंटवारा। हर समाज में, चाहे वो कितना भी लोकतांत्रिक या समतावादी होने का दावा करे, एक हकीकत हमेशा मौजूद रहती है। कुछ लोग ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा अमीर और ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और बाकी लोग उनके अधीन होते हैं। पारेतो ने इस तथ्य को बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हर समाज दो मुख्य वर्गों में बंटा होता है, एक छोटा सा शासक वर्ग जिसे उन्होंने एलिट या अभिजात वर्ग कहा, और एक विशाल शासित वर्ग यानी आम जनता। पारेतो के लिए एलिट शब्द का कोई नैतिक मतलब नहीं था। उनके लिए एलीट का मतलब था वो लोग जो अपने अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर हैं, सबसे सफल हैं, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार हो, सेना हो या कला हो। लेकिन उनका मुख्य ध्यान शासक एलीट पर था, यानी वो लोग जिनके हाथों में असल राजनीतिक और सामाजिक सत्ता होती है। यहां तक तो बात बहुत सीधी लगती है, लेकिन पारेतो का असली और क्रांतिकारी विचार अब शुरू होता है। उन्होंने इतिहास का गहराई से अध्ययन किया और एक अद्भुत पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि कोई भी एलीट वर्ग हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता। इतिहास ऐसे राजवंशों, कुलीन वर्गों और शासक समूहों की कब्रों से भरा हुआ है जो कभी बहुत शक्तिशाली थे, पर आज उनका नामो निशान भी नहीं है। सत्ता हमेशा एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक समूह से दूसरे समूह में घूमती रहती है। इसी प्रक्रिया को पारेतो ने अपना प्रसिद्ध नाम दिया, द सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स या अभिजात वर्ग का परिसंचरण। यह सिद्धांत कहता है कि इतिहास और कुछ नहीं बल्कि लगातार होने वाले एलीट्स के उत्थान और पतन की कहानी है। एक एलीट वर्ग सत्ता में आता है, कुछ समय तक शासन करता है, फिर धीरे धीरे कमजोर और पतनशील हो जाता है, और अंत में शासित वर्ग में से ही उभरे एक नए, ज्यादा ऊर्जावान और सक्षम एलीट वर्ग द्वारा उसे हटा दिया जाता है।
फिर ये नया एलीट वर्ग शासन करता है और समय के साथ उसका भी वही हश्र होता है। ये चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों एक शक्तिशाली एलीट वर्ग समय के साथ कमजोर हो जाता है? पारे तो इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण बताते हैं। जब एक एलीट वर्ग सत्ता हासिल करता है तो उसमें वो गुण होते हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए जरूरी है, जैसे हिम्मत, दूरदर्शिता और जरूरत होने पर बल का प्रयोग करने की क्षमता। लेकिन जब वो निरंतर सत्ता में बने रहते हैं तो उनकी बाद की पीढ़ियों में वो गुण धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। वो आराम पसंद, मानवतावादी और अपनी योजनाओं में माहिर हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि सत्ता सिर्फ तर्कों और बातचीत से नहीं, बल्कि बल और दृढ़ता से भी कायम रखी जाती है। वो ज्यादा सभ्य और उदार दिखने की कोशिश करने लगते हैं और अपने दुश्मनों के प्रति नरम हो जाते हैं। उनकी संघर्ष करने की इच्छा और क्षमता दोनों कम हो जाती है। वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए सीधे टकराव की बजाय धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और चालाकी का सहारा लेने लगते हैं। संक्षेप में वो पतनशील हो जाते हैं। ठीक इसी समय शासित वर्ग यानी आम जनता के बीच क्या हो रहा होता है? उस विशाल समूह के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें वो सारे गुण भरपूर मात्रा में होते हैं जो सत्ताधारी एलीट खो चुका है। वो महत्वाकांक्षी होते हैं, साहसी होते हैं और सत्ता पाने के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। ये शासित वर्ग के संभावित एलीट होते हैं। वो देखते हैं कि मौजूदा शासक वर्ग कमजोर और नाकाबिल हो गया है और उन्हें मौका नजर आने लगता है। अब यहां दो बातें हो सकती हैं। एक स्वस्थ समाज में सत्ताधारी एलीट इतना समझदार होता है कि वो शासित वर्ग के इन प्रतिभाशाली लोगों को पहचान कर उन्हें अपने सिस्टम में शामिल कर लेता है, उन्हें मंत्री या अधिकारी बना देता है। इससे दो फायदे होते हैं। एलीट वर्ग को नई ऊर्जा और प्रतिभा मिल जाती है और शासित वर्ग के सबसे खतरनाक और महत्वाकांक्षी लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी सत्ता में हिस्सा मिल गया है। इस प्रक्रिया को पारेटो क्लास सर्कुलेशन कहते हैं और ये समाज में स्थिरता बनाए रखती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, खासकर जब एलीट वर्ग पतनशील हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं करता। वो असुरक्षित महसूस करता है और शासित वर्ग के प्रतिभाशाली लोगों को अपने लिए खतरा मानता है। वो उन्हें सिस्टम में आने से रोकता है, उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अब क्या होता है? शासित वर्ग के ये महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली लोग, जिन्हें ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं दिखता, वो मौजूदा सिस्टम के दुश्मन बन जाते हैं। वो आम जनता को अपने साथ मिलाते हैं, उनकी शिकायतों और फ्रस्ट्रेशंस को आवाज देते हैं। वो क्रांति के नेता बन जाते हैं। वो लोगों को मौजूदा एलीट के खिलाफ भड़काते हैं, ये कहकर कि शासक वर्ग भ्रष्ट, नाकारा और अत्याचारी है। और क्योंकि सत्ताधारी एलीट वाकई में कमजोर हो चुका होता है, वो इस चुनौती का सामना नहीं कर पाता। नतीजा होता है एक क्रांति या एक विशाल सामाजिक उथल पुथल, जिसके जरिए पुराना एलीट वर्ग सत्ता से हट जाता है और शासित वर्ग में से निकला ये नया एलीट सत्ता पर कब्जा कर लेता है। और इस तरह सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स का एक चक्र पूरा हो जाता है। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और इतिहास की अनगिनत ऐसी घटनाएं इसी पैटर्न का उदाहरण है। पारेटो का यह सिद्धांत हमें इतिहास और वर्तमान की राजनीति को समझने का एक नया फ्रेमवर्क देता है। ये हमें बताता है कि किसी भी समाज का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स की प्रक्रिया कितनी सहज और शांतिपूर्ण है। अगर प्रतिभाशाली लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति में पैदा हुए हों, अपनी योग्यता के बल पर ऊपर उठने का मौका मिलता रहता है, तो समाज स्थिर और गतिशील बना रहता है। लेकिन अगर सत्ता कुछ गिने चुने परिवारों या समूहों की बपौती बन जाती है और नए खून को आने से रोका जाता है, तो समाज में असंतोष अधिक होता है और क्रांति की जमीन तैयार होती है। आप इस लेंस से अपने देश और दुनिया की राजनीति को देख सकते हैं। क्या सत्ता में नए लोग आ पा रहे हैं? क्या व्यापार और दूसरे क्षेत्रों में नए लोगों को आगे जाने का मौका मिल रहा है? या फिर हर जगह कुछ पुराने नाम और परिवार ही छाए हुए हैं? इसका जवाब आपको बताएगा कि आपका समाज एक स्वस्थ दिशा में जा रहा है या एक खतरनाक ठहराव की ओर। लेकिन पारेटो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने एलिट्स के इस विश्लेषण को और भी गहरा किया। उन्होंने कहा कि सभी शासक एक जैसे नहीं होते। शासन करने के भी दो मुख्य तरीके होते हैं। दो अलग अलग तरह की मानसिकताएं होती हैं। इन दो तरीकों को उन्होंने दो प्रतीकों से समझाया, जादूगर और योद्धा। एक शासक या तो जादूगर की तरह चालाकी, योजनाओं और समझ से शासन करता है,
या फिर योद्धा की तरह बल, दृढ़ता और हिम्मत से। कोई भी समाज सिर्फ जादूगरों या सिर्फ योद्धाओं के बल पर लंबे समय तक नहीं चल सकता। एक स्वस्थ समाज को दोनों के बीच एक संतुलन की जरूरत होती है। ये जादूगर और योद्धा कौन है, वो कैसे काम करते हैं और कैसे उनके बीच का असंतुलन एक एलीट वर्ग के पतन का कारण बनता है, ये सत्ता के मनोविज्ञान का सबसे आकर्षक अध्याय है और इसी के रहस्यों को हम खोलेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, जादूगर और योद्धा, दो तरह के लीडर। क्या आप एक जादूगर हैं या एक योद्धा? पहचानिए अपनी लीडरशिप का तरीका। पिछले अध्याय में हमने पारेटो के सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स के सिद्धांत को समझा, जिसने हमें बताया कि इतिहास में सत्ता कैसे एक समूह से दूसरे समूह के पास घूमती रहती है। हमने जाना कि कोई भी शासक वर्ग हमेशा के लिए नहीं रहता और उसका पतन निश्चित है। अब हम इस विश्लेषण को और भी बारीक और व्यक्तिगत स्तर पर ले जाने वाले हैं। पारेटो ने सिर्फ यह नहीं बताया कि एलीट्स परिवर्तित होते हैं, उन्होंने यह भी बताया कि एलीट्स किस प्रकार के होते हैं। उन्होंने शासक वर्ग के मनोविज्ञान को समझने के लिए दो बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक दिए, जादूगर और योद्धा। पारेटो के अनुसार किसी भी शासक वर्ग में ये दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं और समाज का चरित्र और भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता की बागडोर किस प्रकार के लोगों के हाथ में है। यह सिद्धांत सिर्फ राष्ट्रों और सरकारों पर ही नहीं, बल्कि किसी भी संगठन, कंपनी या यहां तक कि परिवार पर भी लागू होता है। इसे समझकर आप अपने आसपास के लीडर्स को और शायद खुद को भी बेहतर पहचान पाएंगे। चलिए पहले जादूगरों को समझते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें पारेटो का पहला रेजिड्यू, इंस्टिंक्ट फॉर कॉम्बिनेशंस, बहुत प्रबल होता है। ये लोग बहुत चतुर, कुशल और अपनी योजनाओं में माहिर होते हैं। वो शासन करने के लिए बल या हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहते। उनका हथियार है उनका दिमाग, उनकी वाक्पटुता और उनकी दूसरों को अपनी बातों में लाने की क्षमता। वो नियमों को परिवर्तित करने में, नए नए गठबंधन बनाने में और धोखे और प्रचार का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। वो बहुत ही रचनात्मक और अवसरवादी होते हैं और किसी भी स्थिति से अपना फायदा निकालना जानते हैं। आधुनिक दुनिया के ज्यादातर राजनेता, वकील, ऊंचे बैंकर और सट्टेबाज इसी जादूगर श्रेणी में आते हैं। वो सीधे संघर्ष से बचते हैं और पर्दे के पीछे से अपनी चालें चलते हैं। वो लोगों की भावनाओं को भड़काकर, उन्हें मीठे मीठे वादे करके और जटिल वित्तीय योजनाओं के जरिए अपना काम निकालते हैं। एक समाज जब आर्थिक रूप से समृद्ध और स्थिर होता है तो अक्सर सत्ता जादूगरों के हाथ में चली जाती है, क्योंकि ऐसे समय में लोगों को बल नहीं बल्कि बुद्धिमानी और प्रबंधन की जरूरत महसूस होती है। अब बात करते हैं योद्धाओं की। ये वो लोग हैं जिनमें पारेटो का दूसरा रेजिड्यू, परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स, बहुत प्रबल होता है। ये लोग परंपरा, व्यवस्था और अनुशासन में विश्वास रखते हैं। वो वफादार, साहसी और दृढ़ होते हैं। उनका तरीका योजनाओं का नहीं बल्कि सीधे सीधे बल प्रयोग का होता है। वो राष्ट्र, धर्म, कर्तव्य और सम्मान जैसे आदर्शों के प्रति गहरे समर्पित होते हैं। वो बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते और यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। सैन्य अधिकारी, कट्टर धार्मिक नेता और पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग अक्सर योद्धा श्रेणी में आते हैं। वो धोखे और चालाकी को कायरता मानते हैं और सीधी कार्रवाई में विश्वास रखते हैं। जब कोई समाज संकट में होता है, जब बाहरी आक्रमण का खतरा होता है या जब अंदरूनी अव्यवस्था फैल जाती है, तो लोग योद्धाओं की ओर देखने लगते हैं। उन्हें एक ऐसे मजबूत नेता की जरूरत होती है जो व्यवस्था कायम कर सके और दुश्मनों से उनकी रक्षा कर सके, भले ही इसके लिए उसे बल का प्रयोग ही क्यों न करना हो। पारेटो कहते हैं कि एक आदर्श शासक वर्ग में जादूगरों और योद्धाओं का एक स्वस्थ संतुलन होना चाहिए। समाज को चलाने के लिए जादूगरों की चालाकी और रचनात्मकता भी चाहिए, ताकि वो परिवर्तित होती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सके और आर्थिक प्रगति कर सके। और साथ ही उसे योद्धाओं की दृढ़ता और बल भी चाहिए, ताकि वो देश की सीमाओं की रक्षा कर सके, आंतरिक व्यवस्था बनाए रख सके और दुश्मनों को डरा कर रख सके। समस्या तब शुरू होती है जब यह संतुलन खराब हो जाता है और सत्ता पूरी तरह से या तो जादूगरों के हाथ में चली जाती है या फिर योद्धाओं के। मान लीजिए एक समाज पर पूरी तरह से जादूगरों का कब्जा हो गया है। सरकार में सिर्फ चतुर और योजना बनाने वाले लोग भरे हैं। वो देश की अर्थव्यवस्था को शायद बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे समाज की नैतिक नींव को खोखला कर देंगे। हर चीज में सिर्फ फायदा और मुनाफा देखा जाएगा।
देशभक्ति और कर्तव्य जैसी भावनाओं का उपहास किया जाएगा। शासक वर्ग खुद भी बल प्रयोग करने से डरेगा और अपने दुश्मनों से भी बातचीत और समझौतों के जरिए ही निपटना चाहेगा। वो कायर और पतनशील हो जाएगा। ऐसे में जब कोई अहम संकट आएगा तो ये जादूगर सरकार देश की रक्षा नहीं कर पाएगी और उसका पतन निश्चित हो जाएगा। अब इसका उल्टा सोचिए। मान लीजिए सत्ता पूरी तरह से योद्धाओं के हाथ में आ गई है। सरकार में सिर्फ कट्टर, बलशाली और परंपरावादी लोग हैं। वो शायद देश में एक मजबूत अनुशासन और व्यवस्था कायम कर देंगे, लेकिन वो किसी भी तरह के नए विचार, नए आविष्कार या सामाजिक बदलाव के घोर विरोधी होंगे। वो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए जरूरी लचीलापन और रचनात्मकता नहीं दिखा पाएंगे। वो हर समस्या का समाधान सिर्फ बल से करना चाहेंगे, जिससे समाज में क्रूरता और दमन अधिक होगा। ऐसे में समाज धीरे धीरे पिछड़ जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा और अंदर ही अंदर लोगों में असंतोष पनपने लगेगा, जो एक दिन विद्रोह का रूप ले लेगा। इसीलिए पारेतो का निष्कर्ष है कि एक एलीट वर्ग का पतन तब शुरू होता है जब उसमें या तो सिर्फ जादूगर बचते हैं या सिर्फ योद्धा। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स की प्रक्रिया असल में जादूगरों और योद्धाओं के बीच सत्ता के हस्तांतरण की कहानी है। जब जादूगरों का शासन बहुत ज्यादा भ्रष्ट और कायर हो जाता है तो शासित वर्ग के योद्धा उठते हैं और क्रांति करके सत्ता छीन लेते हैं। और जब योद्धाओं का शासन बहुत ज्यादा दमनकारी और स्थिर हो जाता है तो शासित वर्ग के जादूगर साजिश करके और जनता को भड़काकर उन्हें हटा देते हैं। यह जादूगर और योद्धा का मॉडल हमें लीडरशिप को समझने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका देता है। आप अपने ऑफिस के प्रमुख, अपने देश के नेताओं या किसी भी संगठन के प्रमुख को इस नजरिए से देख सकते हैं। क्या वो एक जादूगर है जो बातचीत, मीटिंग्स और स्मार्ट प्रेजेंटेशंस के जरिए काम करवाता है, या वो एक योद्धा है जो सीधे आदेश देता है, अनुशासन पर जोर देता है और नियमों को सख्ती से लागू करता है? दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की लीडरशिप की जरूरत होती है। संकट के समय में हमें एक योद्धा चाहिए तो शांति और समृद्धि के समय में एक जादूगर ज्यादा प्रभावी हो सकता है। लेकिन पारेतो हमें सिर्फ राजनीति और सत्ता के बारे में नहीं बताते। उनका एक और अहम विचार था जो इन सब चीजों को एक साथ मिलाता है। वो समाज को एक जीवित प्राणी की तरह देखते थे, एक ऐसे सिस्टम की तरह जो हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करता रहता है। ये संतुलन क्या है और कैसे समाज का एक हिस्सा परिवर्तित होने पर पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है, इसे समझे बिना पारेतो की भव्य तस्वीर अधूरी रह जाएगी। और इसी सामाजिक संतुलन के रहस्य को हम समझेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, समाज एक सिस्टम के रूप में वो महान संतुलन। कैसे एक छोटी सी घटना पूरे समाज को हिला सकती है। अब तक की हमारी यात्रा में हमने इंसानी व्यवहार की गहराइयों को छुआ, रेजिड्यूज और डेरिवेशंस के खेल को समझा और सत्ता के गलियारों में जादूगरों और योद्धाओं के उत्थान और पतन को देखा। हमने समाज के अलग अलग हिस्सों को, जैसे कि इंसान के मन, राजनीति और सत्ता को अलग अलग करके समझा। लेकिन अब समय आ गया है कि इन सभी खंडों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। विल्फ्रेडो पारेतो का एक और महान योगदान यह था कि उन्होंने समाज को अलग अलग खंडों का ढेर नहीं बल्कि एक सिस्टम के रूप में देखा। एक ऐसा सिस्टम जहां हर चीज एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है। इस विचार को उन्होंने सोशल इक्विलिब्रियम या सामाजिक संतुलन का नाम दिया। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि समाज कैसे काम करता है, कैसे परिवर्तित होता है और कैसे संकटों के बाद भी खुद को फिर से स्थिर कर लेता है। यह पारेतो के पूरे दर्शन का सार है जो सभी धागों को एक साथ बांध देता है। सामाजिक संतुलन का क्या मतलब है, इसे समझने के लिए अपने शरीर की कल्पना कीजिए। हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल सिस्टम है जिसमें दिल, दिमाग, फेफड़े और हजारों अन्य अंग हैं। ये सभी अंग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे से संबंधित हैं और मिलकर शरीर को जीवित और स्वस्थ रखते हैं। अगर आपके शरीर का तापमान कुछ भी अधिक होता है तो आपका शरीर पसीना निकालकर उसे वापस सामान्य करने की कोशिश करता है। अगर आप दौड़ते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है ताकि मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। यानी जब भी सिस्टम के किसी एक हिस्से में कोई बदलाव होता है तो बाकी हिस्से खुद को एडजस्ट करके एक नया संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। पारेतो ने कहा कि समाज भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। समाज के भी अलग अलग अंग हैं। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सरकार, उसके धार्मिक विश्वास,
उसकी नैतिक मान्यताएं, उसके परिवार और सबसे महत्वपूर्ण उसके लोगों के रेजिड्यूज। ये सभी तत्व एक दूसरे से गूंथे हुए हैं और एक गतिशील संतुलन की अवस्था में रहते हैं। पारेतो के अनुसार समाज कभी भी पूरी तरह से स्थिर या रुका हुआ नहीं होता। वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, हमेशा गति में रहता है, ठीक एक नदी की तरह। लेकिन यह बदलाव एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश के तहत होता है। मान लीजिए समाज के किसी एक हिस्से में कोई अहम बदलाव आता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट का आविष्कार हुआ। यह अर्थव्यवस्था में हुआ एक बदलाव था। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर हुआ? नहीं, इस एक बदलाव ने पूरे सामाजिक सिस्टम में हलचल मचा दी। इसने हमारे बात करने का तरीका परिवर्तित कर दिया, इसने हमारी राजनीति को परिवर्तित कर दिया, इसने हमारे ज्ञान प्राप्त करने का तरीका परिवर्तित कर दिया, इसने हमारे मनोरंजन के तरीके परिवर्तित कर दिए और यहां तक कि इसने हमारे नैतिक विचारों को भी प्रभावित किया। समाज के हर अंग को इस नए तत्व यानी इंटरनेट के साथ तालमेल बिठाने के लिए खुद को परिवर्तित करना हुआ और धीरे धीरे एक नया संतुलन स्थापित हुआ। यही सामाजिक संतुलन का सिद्धांत है। यह हमें बताता है कि आप समाज के किसी एक हिस्से को बाकी हिस्सों को प्रभावित किए बिना नहीं परिवर्तित कर सकते। यह सिद्धांत हमें सामाजिक बदलावों को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका देता है। अक्सर जब लोग समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई कहता है बस कानून परिवर्तित कर दो, सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है लोगों को शिक्षित कर दो, समाज सुधर जाएगा। कोई कहता है अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पारेतो कहते हैं कि यह एक बहुत ही भोला और अधूरा नजरिया है। आप सिर्फ कानून परिवर्तित करके लोगों के व्यवहार को नहीं परिवर्तित कर सकते, क्योंकि लोगों का व्यवहार सिर्फ कानून से नहीं बल्कि उनके गहरे रेजिड्यूज, उनकी धार्मिक आस्थाओं और उनके सामाजिक रीति रिवाजों से भी तय होता है। अगर आपका नया कानून इन गहरी चीजों के खिलाफ जाएगा तो या तो लोग उसे मानेंगे ही नहीं या फिर वो उसे विफल करने के नए नए तरीके खोज लेंगे और सिस्टम एक अलग तरीके से संतुलन बना लेगा। एक सफल समाज सुधारक वो होता है जो ये समझता है कि समाज एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। वो किसी एक चीज को परिवर्तित करने की बजाय ये देखता है कि उस बदलाव का पूरे सिस्टम पर क्या असर होगा और वो उन सभी अंगों को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनाता है। इस संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पारेतो के अनुसार वो हैं रेजिड्यूज। किसी भी समाज का संतुलन अंततः उसके लोगों के बीच रेजिड्यूज के वितरण पर निर्भर करता है। यानी उस समाज में कितने लोग जादूगर हैं और कितने योद्धा। अगर समाज में बहुत ज्यादा जादूगर हो जाए तो समाज बहुत गतिशील, सट्टेबाज और अस्थिर हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा योद्धा हो जाए तो समाज बहुत कठोर, स्थिर और परंपरावादी हो जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की प्रक्रिया, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में बात की, असल में समाज द्वारा अपने संतुलन को फिर से स्थापित करने का एक तरीका है। जब शासक एलीट में जादूगरों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और वो कमजोर हो जाते हैं तो समाज शासित वर्ग के योद्धाओं को क्रांति के जरिए ऊपर ले आता है ताकि संतुलन फिर से कायम हो सके। यह लगभग एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया की तरह है जिसे समाज अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करता है। यह विचार हमें सिखाता है कि सामाजिक घटनाएं अक्सर उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती हैं। उनके पीछे गहरे और जटिल कारण होते हैं। जब हम किसी देश में कोई क्रांति, कोई आर्थिक संकट या कोई अहम सामाजिक आंदोलन देखते हैं तो हमें सिर्फ उसके तात्कालिक कारणों को नहीं देखना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, समाज के संतुलन में ऐसी क्या समस्या हुई थी जिसकी वजह से यह घटना घटी? क्या शासक वर्ग बहुत पतनशील हो गया था? क्या अर्थव्यवस्था और लोगों की मान्यताओं के बीच का तालमेल समाप्त हो गया था? क्या समाज में किसी खास तरह के रेजिड्यू वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए थे? यह हमें एक गहरी और ज्यादा सटीक समझ देता है। यह हमें सिर्फ लक्षणों को देखने की बजाय बीमारी के मूल कारण तक पहुंचने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि इतिहास में होने वाली अहम घटनाएं किसी एक व्यक्ति की सनक का नतीजा नहीं होती, बल्कि वो सामाजिक सिस्टम के अंदर चल रहे गहरे असंतुलनों का परिणाम होती हैं। पारेतो का यह सिद्धांत हमें विनम्रता भी सिखाता है। यह हमें बताता है कि समाज एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील चीज है और उसके साथ खिलवाड़ करना खतरनाक हो सकता है। जब हम महान आदर्शों के नाम पर समाज को रातों रात पूरी तरह से परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर उसके नाजुक संतुलन को खराब कर देते हैं, जिसके अप्रत्याशित और भयानक परिणाम हो सकते हैं। बदलाव जरूरी है, लेकिन वो समझदारी और सिस्टम की गहरी समझ के साथ होना चाहिए।
लेकिन अगर समाज एक सिस्टम है जो अपने आप संतुलन बनाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भविष्य के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं? क्या पारेतो के ये सिद्धांत हमें भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकते हैं? क्या हम यह बता सकते हैं कि अगला अहम सामाजिक बदलाव कब और कहां होगा? या फिर इंसान का व्यवहार इतना अप्रत्याशित है कि कोई भी भविष्यवाणी संभव नहीं है? यह एक बहुत अहम और आकर्षक सवाल है और पारेतो के विचारों की सीमाओं और शक्तियों से संबंधित है। और इसी सवाल की जांच हम करेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9। क्या हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्या पारेतो के सिद्धांतों से हम भविष्य देख सकते हैं? अब तक हम विल्फ्रेडो पारेतो के साथ एक लंबी और गहरी यात्रा कर चुके हैं। हमने इंसान के गैर तार्किक मन, समाज में सत्ता के खेल और समाज के एक संतुलित सिस्टम के रूप में काम करने के तरीके को समझा है। पारेतो ने हमें समाज को देखने के लिए एक शक्तिशाली वैज्ञानिक ढांचा दिया है। और जब भी हमारे पास कोई वैज्ञानिक ढांचा होता है तो एक स्वाभाविक सवाल मन में उठता है, क्या हम इसका इस्तेमाल भविष्य के बारे में जानने के लिए कर सकते हैं? क्या पारेतो के सिद्धांत जैसे कि रेजिड्यूज, सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स और सोशल इक्विलिब्रियम हमें यह बताने में मदद कर सकते हैं कि आने वाले समय में समाज किस दिशा में जाएगा? क्या हम क्रांतियों, आर्थिक संकटों या राजनीतिक बदलावों की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है और पारेतो के काम के संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है। पारेतो खुद एक वैज्ञानिक की तरह सोचते थे और वैज्ञानिकों का एक मुख्य काम होता है पैटर्न की पहचान करके भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। जैसे एक मौसम वैज्ञानिक हवा के दबाव और नमी के पैटर्न को देखकर बताता है कि बारिश होगी या नहीं, वैसे ही पारेतो का लक्ष्य भी सामाजिक पैटर्न को समझकर समाज के भविष्य के बारे में कुछ अनुमान लगाना था। उनके सिद्धांत हमें कुछ हद तक ऐसा करने की क्षमता देते भी हैं। उदाहरण के लिए उनका सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स का सिद्धांत हमें एक फ्रेमवर्क देता है जिससे हम किसी देश की राजनीतिक स्थिरता का आकलन कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि किसी देश का शासक वर्ग पूरी तरह से जादूगरों से भर गया है, वो बहुत भ्रष्ट, कायर और जनता से कटा हुआ है, और साथ ही शासित वर्ग में बहुत सारे महत्वाकांक्षी योद्धा हैं जिन्हें ऊपर आने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो पारेतो का सिद्धांत हमें यह भविष्यवाणी करने में मदद करेगा कि उस समाज में एक अहम राजनीतिक उथल-पुथल या क्रांति की संभावना बहुत अधिक है। हम यह नहीं बता सकते कि क्रांति किस तारीख को होगी, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि सिस्टम एक अस्थिर संतुलन की स्थिति में है और एक छोटी सी चिंगारी भी अहम विस्फोट का कारण बन सकती है। इसी तरह उनका रेजिड्यूज का सिद्धांत भी हमें भविष्य के सामाजिक रुझानों को समझने में मदद कर सकता है। अगर हम किसी समाज में देखते हैं कि इंस्टिंक्ट फॉर कॉम्बिनेशंस वाले रेजिड्यूज बहुत तेजी से अधिक हो रहे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समाज में आने वाले समय में बहुत सारे नए आविष्कार, आर्थिक नवाचार और सामाजिक बदलाव होंगे। लोग परंपराओं पर सवाल उठाएंगे और नए जीवन मूल्यों को अपनाएंगे। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स वाले रेजिड्यूज हावी हो रहे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि समाज ज्यादा राष्ट्रवादी, धार्मिक और रूढ़िवादी दिशा में जाएगा। लोग बाहरी प्रभावों का विरोध करेंगे और अपनी पहचान को लेकर ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। पारेतो का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज एक पेंडुलम की तरह इन दो छोरों के बीच झूलता रहता है और एक दिशा में अत्यधिक झुकाव के बाद उसका वापस दूसरी दिशा में लौटना लगभग तय होता है। हालांकि पारेतो यह भी मानते थे कि समाजशास्त्र, भौतिकी या रसायन शास्त्र जैसा सटीक विज्ञान नहीं है और इसलिए हमारी भविष्यवाणियां हमेशा संभावनाओं पर आधारित होंगी, न कि निश्चितताओं पर। ऐसा क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला, समाज एक अविश्वसनीय रूप से जटिल सिस्टम है। इसमें इतने सारे चर हैं, करोड़ों इंसानों के व्यक्तिगत विचार, भावनाएं और निर्णय, कि उन सभी को एक साथ ट्रैक करना और उनके आपसी प्रभाव की गणना करना लगभग असंभव है। एक छोटी सी अप्रत्याशित घटना, जैसे किसी एक करिश्मेटिक नेता का उभरना या कोई नई तकनीक का अचानक आ जाना, पूरे सिस्टम की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। इसे कैओस थ्योरी का बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहा जा सकता है, जहां एक तितली के पंख फरफराने से दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आ सकता है। समाज में भी ऐसे ही अप्रत्याशित तत्व हमेशा मौजूद रहते हैं। दूसरा और सबसे अहम कारण यह है कि इंसान के पास चेतना और इच्छा शक्ति है। एक केमिकल
या एक ग्रह यह नहीं सोच सकता कि मुझे इस नियम का पालन नहीं करना है, लेकिन इंसान सोच सकता है। अगर कोई भविष्यवाणी करता है कि कल शेयर बाजार गिरेगा, तो बहुत से लोग आज ही अपने शेयर बेच देंगे और इस वजह से बाजार आज ही गिर जाएगा। यानी भविष्यवाणी खुद ही उस घटना को प्रभावित कर सकती है जिसकी वो भविष्यवाणी कर रही है। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी या सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी कहते हैं। इंसानी समाज के साथ काम करते समय हम सिर्फ एक बाहरी ऑब्जर्वर नहीं होते, हम खुद उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसलिए पारेतो की सामाजिक नियम भौतिकी के नियमों की तरह कठोर नहीं है, बल्कि वो प्रवृत्तियों की तरह हैं। वो हमें बताते हैं कि अगर बाकी सब कुछ वैसा ही रहा तो क्या होने की संभावना है। तो पारेतो के सिद्धांतों का असली मूल्य भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने में नहीं है, बल्कि वर्तमान को गहराई से समझने में है। वो हमें एक डायग्नोस्टिक टूल देते हैं, एक एक्सरे मशीन की तरह, जिससे हम समाज की सतह के नीचे चल रही प्रक्रियाओं को देख सकते हैं। वो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। वो हमें बताते हैं कि कौन सी सामाजिक ताकतें टकरा रही हैं, सत्ता का संतुलन किधर झुक रहा है और समाज के स्वास्थ्य में कहां-कहां समस्याएं हैं। यह समझ हमें भविष्य के लिए तैयार होने में मदद करती है। अगर हम जानते हैं कि समाज एक अस्थिर दौर से गुजर रहा है, तो हम उन जोखिमों से निपटने के लिए बेहतर नीतियां बना सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि लोगों में असुरक्षा और भय की भावना अधिक हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि क्यों कट्टरपंथी विचारधाराएं लोकप्रिय हो रही हैं और हम उस मूल भावना को संबोधित करने की कोशिश कर सकते हैं। संक्षेप में, पारेतो का काम हमें एक ज्योतिषी नहीं बनाता, बल्कि वो हमें एक बुद्धिमान डॉक्टर बनाता है जो समाज की नब्ज को समझ सकता है। पारेतो का पूरा काम हमें यही सिखाता है कि समाज को आदर्शों और इच्छाओं के चश्मे से देखना बंद करें और उसे एक वैज्ञानिक की निष्पक्षता से देखें कि वो जैसा है। यह हमें सिखाता है कि सामाजिक परिवर्तन एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है और इसे ऊपर से थोपने की कोशिशें अक्सर नाकाम होती हैं। असली बदलाव तब आता है जब समाज के गहरे रेजिड्यूज में बदलाव आता है। लेकिन अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चाहे वो रेजिड्यूज हों, डेरिवेशंस हों, एलिट्स का सर्कुलेशन हो या सामाजिक संतुलन हो, इन सब भारी भरकम सिद्धांतों का हमारी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या उपयोग है? हम और आप एक आम इंसान के तौर पर इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने, अपने रिश्तों को सुधारने और दुनिया में ज्यादा सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ज्ञान वही सार्थक है जो जीवन में काम आए। और इसी सवाल का जवाब हम तलाशेंगे अपने अगले और अंतिम व्यावहारिक अध्याय में। अध्याय नंबर 10, पारेतो के ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। हमारी इस लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा का यह आखिरी चरण है। हमने विल्फ्रेडो पारेतो के जटिल लेकिन आकर्षक विचारों की दुनिया में गहराई तक गोता लगाया है। हमने पर्दे के पीछे की उन शक्तियों को समझा है जो समाज को चलाती हैं। लेकिन अक्सर ऐसी महान फिलॉसफी और सिद्धांतों को सुनकर एक सवाल मन में आता है, तो मैं इसका क्या करूं? यह सब जानना अच्छा है, लेकिन इससे मेरी जिंदगी कैसे परिवर्तित होगी? यह एक बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ज्ञान अगर सिर्फ दिमाग में रहे और हमारे कामों, हमारे फैसलों और हमारे जीवन को बेहतर न बनाए, तो वो एक बोझ की तरह है। तो इस अंतिम अध्याय में हम पारेतो के पूरे दर्शन का सार निकालकर उसे कुछ ऐसे व्यावहारिक तरीकों में परिवर्तित करेंगे जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर सकते हैं। यह अध्याय इस ऑडियो बुक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यह ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करने का रास्ता दिखाएगा। पहला और सबसे अहम सबक जो पारेतो हमें देते हैं, वो है आत्म जागरूकता का। पारेतो का पूरा सिद्धांत हमें एक आईना दिखाता है। वो हमें बताता है कि हम उतने तार्किक प्राणी नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। हमारे ज्यादातर फैसले, हमारी पसंद नापसंद, हमारी मान्यताएं, हमारे गहरे रेजिड्यूज से आती हैं, न कि ठंडे तर्क से। इस बात को स्वीकार करना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। अगली बार जब आप किसी से किसी मुद्दे पर जोर शोर से बहस कर रहे हों, तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, मैं इस विचार का इतनी दृढ़ता से समर्थन क्यों कर रहा हूं? क्या मेरे पास सच में अकाट्य सबूत और तर्क हैं? या फिर यह विचार मेरे किसी गहरे रेजिड्यू, जैसे कि मेरे समूह से वफादारी
या मेरी पहचान की भावना को संतुष्ट कर रहा है? मैं जो ये महंगा फोन या वस्त्र खरीद रहा हूं, क्या वो मेरी जरूरत है या मैं अपनी हैसियत दिखाने की भावना से प्रेरित हूं? यह आत्मविश्लेषण आपको अपने डेरिवेशंस और रेजिड्यूज के बीच के फर्क को पहचानने में मदद करेगा। इससे आप अपने ही मन के गुलाम बनने से बचेंगे और ज्यादा सचेत और ईमानदार निर्णय ले पाएंगे। अगर आप अपने फैसलों के पीछे की असली वजह जानते हैं, तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। दूसरा व्यावहारिक सबक है दूसरों को बेहतर समझना। हम अक्सर दूसरों से इसलिए निराश या क्रोधित होते हैं क्योंकि वो हमारी तरह नहीं सोचते या हमारे तर्कों को नहीं समझते। हम उन्हें बेवकूफ, जिद्दी या बुरा मान लेते हैं। पारेटो हमें सिखाते हैं कि दूसरों को उनके डेरिवेशन से नहीं, बल्कि उनके रेजिड्यूज से समझने की कोशिश करें। जब आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करता है जिसे आप पसंद नहीं करते, तो उसे एंकरों पर बहस करने की बजाय यह समझने की कोशिश करें कि उसकी इस वफादारी के पीछे कौन सी भावना है। क्या उसे सुरक्षा की चिंता है? क्या उसे लगता है कि वो पार्टी उसके जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? जब आप उसकी मूल भावना को समझेंगे, तो आप उसे नफरत करने की बजाय शायद सहानुभूति रख पाएंगे। इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनेंगे क्योंकि आप लोगों के तर्कों का नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं का जवाब देना सीख जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि लोगों को परिवर्तित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें गलत साबित करना नहीं, बल्कि उनकी मूल भावनाओं को समझना और उन्हें एक बेहतर दिशा देना है। तीसरा सबक हमें एक जागरूक नागरिक और उपभोक्ता बनाता है। पारेटो के ज्ञान से लैस होकर आप दुनिया के धोखे और मैनिपुलेशन के प्रति इम्यून हो जाते हैं। जब आप कोई राजनीतिक भाषण सुनते हैं, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि कब नेता आपके तर्क से बात कर रहा है और कब वो आपके डर, गुस्से या गौरव को भड़काने की कोशिश कर रहा है। आप उनके खूबसूरत वादों के झांसे में नहीं आएंगे, बल्कि उनके कामों और नीतियों के पैटर्न को देखेंगे। इसी तरह जब आप कोई विज्ञापन देखते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कंपनी आपको प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक भावना बेच रही है। आप पूछेंगे, क्या मुझे सच में इस चीज की जरूरत है, या मैं सिर्फ उस भावना को पाने के लिए यह खरीद रहा हूं जो विज्ञापन मुझसे संबंधित कर रहा है? यह ज्ञान आपको अपने पैसे और अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल करने की शक्ति देता है। आप भावनाओं के आधार पर आवेग में निर्णय लेने की बजाय ज्यादा सोच समझकर और अपने असली हित में निर्णय ले पाएंगे। चौथा सबक हमें बदलाव और स्थिरता के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण देता है। पारेटो के जादूगर और योद्धा के मॉडल से हम सीखते हैं कि जीवन में और समाज में दोनों की जरूरत है। हमें नए विचारों, नई टेक्नोलॉजी और नए तरीकों को अपनाने के लिए खुला होना चाहिए ताकि हम विकास कर सकें। लेकिन साथ ही हमें अपने मूल मूल्यों, अपने रिश्तों और अपनी परंपराओं की नींव को भी मजबूत रखना चाहिए, जो हमें स्थिरता और पहचान देते हैं। यह आपको व्यक्तिगत जीवन में भी मदद करेगा। आप समझेंगे कि कब आपको लचीला और रचनात्मक होना है और कब आपको दृढ़ और अनुशासित रहना है। आप ये भी समझेंगे कि जीवन में हर चीज एक चक्र में चलती है। कभी सफलता का दौर होता है तो कभी असफलता का। पारेटो का सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और हमें अच्छे समय में विनम्र और बुरे समय में धैर्यवान रहना चाहिए। अंत में पारेटो का सबसे अहम तोहफा है बौद्धिक विनम्रता। उनका काम हमें हमारे अहंकार पर प्रहार करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम और हमारा समाज कितना जटिल है और हमारी समझ कितनी सीमित है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया को काले और सफेद में, अच्छे और बुरे में देखना बंद करें। चीजें उससे कहीं ज्यादा जटिल होती हैं। हर विचार, हर समूह, हर व्यक्ति के पीछे रेजिड्यूज और डेरिवेशंस का एक जटिल जाल होता है। यह समझ हमें दूसरों के प्रति ज्यादा सहिष्णु और अपने विचारों के प्रति ज्यादा आलोचनात्मक बनाती है। हम यह समझना शुरू करते हैं कि सत्य अक्सर किसी एक पक्ष के पास नहीं होता, बल्कि अलग अलग दृष्टिकोणों के तनाव में कहीं छिपा होता है। यह हमें एक बेहतर विचारक, एक बेहतर इंसान और एक बेहतर विश्व नागरिक बनने में मदद करता है। तो पारेटो का ज्ञान सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। एक ऐसा चश्मा है जिसे पहनकर दुनिया ज्यादा साफ और ज्यादा सच्ची दिखाई देने लगती है। और यही इस ऑडियो बुक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अध्याय नंबर 11, निष्कर्ष, पारेटो की आंखों से दुनिया। एक बार जब आप यह जान जाते हैं, तो दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं दिखती। दोस्तों,
हमारी ये लंबी और गहरी यात्रा अब अपने समापन पर है। हमने विल्फ्रेडो पारेतो के साथ उनके विचारों के महासागर में एक लंबी डुबकी लगाई है। हमने उस पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश की है जिसके पीछे समाज और इंसानियत का असली नाटक चलता है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके मन में कई नए सवाल पैदा किए होंगे और आपको दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। इस ऑडियो बुक को समाप्त करने से पहले चलिए एक बार फिर उन शक्तिशाली रत्नों को याद कर लें जो हमने इस यात्रा में बटोरे हैं। हमने सबसे पहले सीखा कि इंसान एक तार्किक प्राणी नहीं है जैसा कि हम मानना पसंद करते हैं। हमारे ज्यादातर काम गैर तार्किक कर्म होते हैं जो हमारी गहरी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। फिर हमने उन गहरी भावनाओं यानी रेजिड्यूज को समझा जो हमारे व्यवहार के असली इंजन हैं। हमने जाना कि कैसे बदलाव की इच्छा और परंपरा को बनाए रखने की इच्छा जैसी ताकतें समाज में एक निरंतर तनाव पैदा करती हैं। इसके बाद हमने डेरिवेशंस के खूबसूरत लेकिन भ्रामक संसार को देखा, वो तर्क और कहानियां जिन्हें हम अपने भावनात्मक कामों को एक बौद्धिक लिबास पहनाने के लिए गढ़ते हैं। हमने देखा कि कैसे राजनीति, धर्म और बाजार का पूरा खेल इन्हीं रेजिड्यूज और डेरिवेशंस पर टिका है और कैसे सफल लोग हमारे तर्क से नहीं, हमारी भावनाओं से बात करते हैं। हमने सत्ता के सबसे अहम रहस्य को समझा, सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स के सिद्धांत को, जिसने हमें बताया कि इतिहास शासक वर्गों के उत्थान और पतन की कहानी है और कुछ नहीं। हमने जादूगरों और योद्धाओं के रूप में दो तरह के लीडर्स को पहचाना और जाना कि कैसे उनके बीच का संतुलन किसी भी समाज की किस्मत तय करता है। और अंत में हमने समाज को एक जटिल इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखा जो हमेशा अपना संतुलन खोजने की कोशिश करता रहता है। ये सब जानने के बाद अब आप दुनिया को पहले की तरह नहीं देख सकते। अब जब आप कोई राजनीतिक बहस सुनेंगे तो आप सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे रेजिड्यूज को सुनेंगे। जब आप कोई विज्ञापन देखेंगे तो आप प्रोडक्ट को नहीं बल्कि उसके साथ बेची जा रही भावना को देखेंगे। जब आप खुद को किसी बात पर बहुत भावुक होता हुआ पाएंगे तो आप एक पल रुककर अपने ही डेरिवेशंस पर सवाल उठाएंगे। आपके पास अब एक ऐसा बौद्धिक कवच है जो आपको मैनिपुलेशन, प्रोपगैंडा और धोखे से बचाएगा। आपके पास एक ऐसा एक्सरे विजन है जिससे आप समाज की सतह के नीचे की संरचना को देख सकते हैं। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। यह कोई आसान विषय नहीं था और इसे अंत तक सुनना आपके ज्ञान की भूख और आपकी बौद्धिक जिज्ञासा को दिखाता है। आपने अपना कीमती समय दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको बदले में कुछ ऐसा मिला होगा जो जीवन भर आपके काम आएगा। अगर आपको पारेतो के इन विचारों से कुछ नया सीखने को मिला, अगर इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने के तरीके को कुछ भी परिवर्तित किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारे प्रयास को जरूर सराहें और टिप्पणी सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको विल्फ्रेडो पारेतो का कौन सा विचार सबसे ज्यादा शक्तिशाली और उपयोगी लगा। क्या वो रेजिड्यूज का सिद्धांत है या सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स का या फिर जादूगरों और योद्धाओं का मॉडल? आपकी टिप्पणियां जानना हमें बहुत अच्छा लगता है और इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और जीवन परिवर्तित करने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच को चुनौती दें और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करें, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई ऑडियो बुक आपसे छूट ना जाए। याद रखिए, ज्ञान वो शक्ति है जो आपको स्वतंत्र बनाती है और पारेतो का ज्ञान हमें बौद्धिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करता है। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिए, सोचते रहिए और सीखते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक ऑडियो बुक के साथ, सिर्फ ऑडियो बुक लेजेंड्स पर। धन्यवाद।